वज़ीर-ए-आज़म मोदी भारत जॉर्डन इजलास में हुए शामिल। इजलास को खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारत आज जॉर्डन का सबसे बड़ा तीसरा ट्रेडिंग पार्टनर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जॉर्डन का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद इथियोपिया के लिए हुए रवाना। यहाँ वज़ीर-ए-आज़म इथियोपिया के वज़ीर-ए-आज़म अबी अहमद अली से करेंगे मुलाकात। लोकसभा में आज 3 अहम बिल दर्ज। वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत बिल लोकसभा में किया पेश। उन्नीस 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाने का दिन। आज विजय दिवस पर मुल्क कर रहा है बहादुर जवानों को नमन। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने विजय दिवस पर शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के हिंदू धाम वाक़े उनके आश्रम पहुंचे। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर विलास दास वेदांती को पेश किया खराज अकीदत। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 ममालिक के अपने 4 रोज़ा दौरे पर हैं। उनके दौरे का पहला मरहला जॉर्डन है। जॉर्डन में आज वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का दूसरा दिन है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम की मीटिंग को खिताब किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारत और जॉर्डन की तारीख़ी ताल्लुकात और इक़्तिसादी इम्कानात पर बात की। साथ ही उन्होंने भारत और जॉर्डन के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख्याल किया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दोनों ममालिक के कारोबारी रहनुमाओं से बातचीत की और इक़्तिसादी ताउन को मुस्तहकम बनाने के नए मौक़े तलाश करने पर जोर दिया। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और ताउन पर रोशनी डाली गई। भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। एक जमाना था जब गुजरात से पेट्रा के रास्ते यूरोप तक का व्यापार होता था। हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए हम वो लिंक्स फिर से रिवाइव करने होंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। ये ग्रोथ नंबर प्रोडक्टिविटी ड्रिवन, गवर्नेंस और इनोवेशन ड्रिवन पॉलिसीज का नतीजा है। आज जॉर्डन के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भी भारत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। भारत की तेज ग्रोथ में आप सहयोगी बन सकते हैं और अपने निवेश पर शानदार रिटर्न भी पा सकते हैं। आज की दुनिया ग्रीन ग्रोथ के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। क्लीन एनर्जी अब केवल विकल्प नहीं है, बल्कि एक नीड बन चुकी है। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, इसमें भारत बहुत बड़ी इन्वेस्टर के रूप में काम कर रहा है। जॉर्डन के पास भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसे हम अनलॉक कर सकते हैं। ऐसे ही ऑटोमोबाइल और मोबिलिटी का सेक्टर है। भारत आज अफोर्डेबल ईवीज, 2 व्हीलर्स और सीएनजी मोबिलिटी सॉल्यूशंस में दुनिया के टॉप देशों में से एक है। इस क्षेत्र में भी हमें ज्यादा से ज्यादा काम मिलकर करना चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम की मीटिंग से खिताब किया। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा मीटिंग भी हुई और भारत जॉर्डन के दरमियान 5 अहम समझौते हुए। इनमें सकाफत, कबाइल, तजदीद तवानाई, पानी के इंतजाम, डिजिटल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मुआहदे शामिल। आज भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम की मीटिंग को खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमान में जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हसन बिन अब्दुल्ला दोम के साथ मीटिंग भी की, जिसके बाद जॉर्डन के वली-अहद खुद कार चलाकर पीएम मोदी को जॉर्डन के म्यूजियम तक ले गए। जॉर्डन के दौरे के बाद क्राउन प्रिंस अल हसन बिन अब्दुल्ला दोम ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अलविदा कहा। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी इथियोपिया के लिए रवाना हो गए, जो उनका पहला सरकारी दौरा। इस 2 रोज़ा दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी इथियोपिया वज़ीर-ए-आज़म अबी अहमद अली से मुलाकात करेंगे और इथियोपियाई पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की आमद को लेकर भारतीय स्कूलों और भारतीय बिरादरी के लोग खासा पुरजोश हैं। आज विजय दिवस है। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की शानदार फतेह का दिन है। पूरे मुल्क में आज विजय दिवस के मौके पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। दिल्ली के वॉर मेमोरियल में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के बहादुर जवानों को नमन किया। साथ ही तीनों अफवाज के सरबराह ने कौमी वॉर मेमोरियल पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के मौके पर मुल्क के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि विजय दिवस के मौके पर मैं भारत माता के बहादुर जवानों को नमन करती हूँ। उनकी बहादुरी, हिम्मत और हुब्बुल वतनी ने मुल्क को हमेशा बावकार बनाया। उनकी बहादुरी और हुब्बुल वतनी मुल्क के बाशिंदों को हमेशा रागिब करती रहेगी। भारतीय फौज के स्वदेशी किरण से शक्ति किरण तक की पहली मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार रहने के अज़्म को जाहिर करती है। ऑपरेशन सिंदूर में फौज ने खुद इन्हिसारी, स्ट्रैटेजिक जारियत और जदीद जंग के मौसर इस्तेमाल का मुजाहरा किया, जो मुल्क के लिए मिशले रहा है। मैं सभी फौजियों और उनके कुनबों को नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। जय हिंद। विजय दिवस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम उन बहादुर फौजियों को याद करते हैं जिनकी बहादुरी और कुर्बानी ने 1971 में भारत को तारीखी फतेह से हमकिनार किया। उनके आज़्म, मुसम्मम और बेमिसाल खिदमात के हमारे मुल्क की हिफाजत की और हमारी तारीख में वक़ार और फ़ख्र का लम्हा दर्ज किया। इस दिन उनकी बहादुरी को सलाम और बेमिसाल हिम्मत और बहादुरी की याद दिलाता है। उनकी शुजाअत भारत की नस्लों को हमेशा राग़िब करती रहेगी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अबू धाबी में 16वीं मुश्तरका कमीशन मीटिंग की और 5वें स्ट्रैटेजिक डायलॉग की शरीक सदारत के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुत्तहदा अरब अमीरात UAE के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नह्यान के साथ 16वीं मुश्तरका कमीशन की मीटिंग हुई। दोनों रहनुमाओं ने भारत और UAE के दरमियान वसी स्ट्रैटेजिक शराकत दारी से जुड़े सभी पहलुओं का जायजा लिया और मुस्तकबिल के लिए अहम तरजीहात की पहचान भी की। मीटिंग के बाद भारत UAE के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, मालियाती कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक और इम्कानात, तवानाई, तालीमी पैगामात और सकाफती ताल्लुकात को मजबूत करना, दिफाई और हिफाजती ताउन और मजबूती, कसीर मकासिद प्लेटफॉर्म और 2 तरफा बातचीत में तालमेल कायम करने पर गौर ख़ौज़ किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में भारत UAE का मजबूत ताउन मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाता है और इलाक़ाई व आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित होता है। लोकसभा में आज मरकजी हुकूमत ने मनरेगा कानून को खत्म करके नया देही रोजगार गारंटी कानून VBG रामजी बिल पेश किया। इस बिल को मरकजी वजीर बराए ज़राअत और देही तरक्यात शिवराज सिंह चौहान ने ऐवान में पेश किया। सरकार का दावा है कि नया कानून देही रोजगार को और मुस्तहकम करेगा। VBG रामजी बिल के तहत अब देही कुनबों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जबकि मनरेगा में यह हद 100 दिन थी। इसके साथ ही पहली मरतबा रियासतों के हिस्से
हिस्सेदारी भी तय की जा रही है, जबकि मनरेगा पूरी तरह से मरकजी हुकूमत के तहत है। हालांकि अपोजिशन इस बिल की शदीद मुखालफत कर रहा है। अपोजिशन पार्टियों का इल्जाम है कि सरकार नया कानून बनाने के बजाय सिर्फ मनरेगा का नाम बदल रही है। उनका कहना है कि इसमें मजदूरों के हुकूक कमजोर होंगे और रियासतों पर इजाफी बोझ आएगा। बिल को लेकर ऐवान में मुसलसल नारेबाजी और हंगामे की वजह से कार्रवाई मुतासिर हुई। हिज़्ब इख्तिलाफ ने सरकार से बिल पर तफसीली बातचीत और पार्लिमानी कमेटी को भेजने का मुतालबा किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे और सबसे पहले भगवान श्री राम के दरबार में शीश नवाया। श्री राम लल्ला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद वो हिंदू धाम गए और साकेतवासी श्री महंत डॉक्टर राम विलास दास वेदांती को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला ने कहा कि वेदांती जी की जिंदगी राम की खिदमत के लिए वक्फ थी और वो श्री राम मुक्ति तहरीक के अहम हिस्सेदार रहे। वज़ीर आला ने कहा कि ये एक अनोखा इत्तेफाक है। वेदांती जी महाराज ने रामकथा का वाचन करते हुए अपने फानी जिस्म को त्याग दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में राम लल्ला की अजीमुश्शान मंदिर के तामीर का ख्वाब देखा और उसे शर्मिंदा ताबीर होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा। डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज भौतिक देह से आज हमारे बीच में नहीं है। उनका पूरा जीवन अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण और अयोध्या धाम के विकास के लिए समर्पित रहा है। एक प्रकार से कहें तो पूरा जीवन उन्होंने राम काज के लिए अपना समर्पित किया था और ये संजोग ही है कि श्री राम की पावन कथा का वाचन करते करते उनकी भौतिक देह भी नश्वर काया से उन्होंने मुक्ति ली है। आज वे हमारे बीच में नहीं है। राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रथम पंक्ति के व्यक्ति थे। आज इसी स्थान पर वर्तमान मुख्यमंत्री जी के गुरुजी यहीं पर रुका करते थे। राजमाता सिंधिया यहाँ पर रुकती थी। देश से जितने लोग इस आंदोलन से जुड़े थे सब महाराज जी से जुड़े थे। हमारी पत्नी के साथ भी सांसद रहे, हमारे साथ भी सांसद रहे। सैकड़ों बार हम लोगों ने मंच साझा किया है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में वेदांती जी का भी अहम रोल रहा और पूरे आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई थी। आज हमारे बीच में वेदांती जी नहीं, पूरी अयोध्या वासियों को जहाँ जहाँ भी उनके संबंध सब अगाध कष्ट में है, क्योंकि वेदांती जी एक हंसमुख स्वभाव के पूज्य महंत थे। प्रयागराज के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इंटर कॉलेज में पहली बार वंदे मातरम के इज्तिमाई गाने का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य थे। उन्होंने इस मौके पर वंदे मातरम गीत गाया और इसे हिंदुस्तान की रूह करार देते हुए कहा कि इस गीत ने लातादाद फौजियों और इनकलाबियों को मुतासिर किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये गीत वज़ीर आज़म के विकसित भारत के हदफ को हासिल करने में मददगार साबित होगा। प्रोग्राम में 5000 बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर शोहदा के खानदानों को भी एजाज से नवाजा गया। पद्मश्री डॉक्टर सुमा घोष ने कौमी गीत से प्रोग्राम का आगाज किया। गान के कार्यक्रम में 16 दिसंबर को प्रयागराज के भारत स्काउट गाइड के परिसर में आयोजन से मैं तो आनंदित हूँ ही, लेकिन भारत की जो भावी पीढ़ी है जिसे विकसित भारत का साक्षात स्वरूप देखना है, उसकी सहभागिता अति उत्साहित करने वाली है। आज 16 दिसंबर भारत के विजय का दिवस और वंदे मातरम एक ऐसा महामंत्र है जिसे मैं कहता हूं कि सन्यासी विद्रोह की आग, जिसे कहूं आनंद मठ की आत्मा, जो आजादी के आंदोलन का महामंत्र है और जिसके बारे में ये मैं कह सकता हूं कि भारत की शाश्वत
जो चेतना का महामंत्र है वो वंदे मातरम है। और उसका इस प्रकार का आयोजन करने का जो कार्यक्रम संस्था के द्वारा रखा गया और उसमें मुझे बुलाया गया और इसमें हजारों की संख्या में लोग आए। ये आज का दिन अत्यधिक गौरव का दिन है और मैं जो भी इस कार्यक्रम में सहभागी हैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे विश्वास से कह सकता हूँ जिस वंदे मातरम के टुकड़े करने के कारण से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से कांग्रेस ने भारत के टुकड़े करवाए, उसी वंदे मातरम के महामंत्र के जाप जब ये देश का 140 करोड़ भारतवासी करेगा तो अखंड भारत का रास्ता भी साफ होगा। रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में जायजा मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। उन्होंने कहा कि आइंदा माघ मेले को लेकर सभी महकमों को सख्त हिदायत जारी कर दी गई हैं कि सभी काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल कर लिए जाएं और आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस मरतबा हुकूमत की जानिब से काफ़ी इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार लोगों के आने जाने के लिए रास्ते भी अलग अलग किए जा रहे हैं जिससे किसी तरह का हुजूम जमा ना हो। घाटों का इंतजाम पूरे तरीके से मजबूती से किया जा रहा है। अभी मैंने माघ मेले के तैयारियों की समीक्षा बैठक किया है। 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमने माघ मेले को मिनी कुंभ के रूप में ही सदा संपन्न कराने का प्रयास किया और हमारे लिए अत्यधिक खुशी की बात है कि जब समाजवादी पार्टी सरकार में होती थी तो विश्व प्रसिद्ध प्रयाग के माघ मेले के लिए 30 करोड़ बजट देती थी और जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है तब से हम माघ मेले के लिए 90 करोड़ से अधिक का बजट देने का काम करते हैं। हमारी प्राथमिकता है मेला सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो, लोग सुरक्षित आए, संगम में डुबकी लगाएं और वापस जाने वाले वापस सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचे और जो कल्पवास करने वाले हैं वो कल्पवास का भी जो अनुष्ठान है वो अपने योग्यतम ढंग से संपन्न करने का काम करें। यह निर्देश दिया गया है कि जितनी भी संस्थाएं पहले से यहाँ पर लगती रही हैं और विशेष तौर से मेला क्षेत्र में सेवा करती रही हैं, उनके लिए जो सुविधाएं मिलती रही उसमें कोई कटौती किए बगैर उनको ढंग से अपने संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने में कोई कमी न रहे, इसके लिए भी निर्देश दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में SIR 2026 के तहत तैयार शुदा मसौदा वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। ECI नेट ऐप के जरिए फहरिस्त देखी जा सकती है। ये फहरिस्त जल्द ही कमीशन की वेबसाइट पर भी दस्तयाब होगी। कमीशन के मुताबिक ये कार्रवाई वोटर लिस्ट को शफाफ बनाने और गलतियों से पाक बनाने के लिए किया गया है। मसौदा फहरिस्त से 58,20,898 लोगों के नाम मगरबी बंगाल से हटाए गए हैं। रियासत के 7,66,37,519 कुल वोटर्स में से 58,02,819 राय दहिंदगान के नाम हटाने के बाद फहरिस्त में 7,81,06,621 लोगों के नाम रहेंगे। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों के नाम हटाए जाएंगे इसमें मुतवफ़ी राय दहिंदगान की तादाद 24,16,852, शिफ्ट वोटर की तादाद 19,88,000 से ज़ायद है। फर्जी राय दहिंदगान की तादाद 1,38,000 से ऊपर पहुंच गई है। वहीं 57,604 दीगर लोगों में भी है जिनके नाम इसमें काटे गए। इलेक्शन कमीशन ने राय दहिंदगान से अपील की है कि वो अपनी तफसीलात की जांच करें। अगर किसी वोटर का नाम गलती से हटाया गया है तो वो मुकर्ररा वक्त के अंदर एतराज़ जरूर दर्ज कराएं। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जराए भी दस्तयाब कराए हैं। गोवा के अरपुरा वाक़े ब्रिज हाई रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी आग में 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मुलजिम नाइट क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैंड से भारत डिपोर्ट किया गया है। दोनों को दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ पासपोर्ट की मनसूखी और इंटरपोल के जरिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। आतिशज़दगी हादसे के बाद दोनों फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि इनके खिलाफ क्लब में गैरकानूनी तामीर और हिफाजती मेयार को नजरअंदाज करने का इल्जाम। मेडिकल टेस्ट के बाद दोनों को पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड का मुतालबा करेगी। इस मामले में पहले ही कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
बरेली में गैर कानूनी कानकुनी और लोडिंग के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह के हुक्म पर खुसूसी मुहिम शुरू की गई। एसडीएम कानकुनी अफसर, पीटीओ और पुलिस की मुश्तरका टीम ने उत्तराखंड से बरेली आने वाले डंपर और ट्रकों की जांच की। भोजीपुरा टोल प्लाजा से इज्जतनगर तक छापे में 22 डंपर और एक बुलेरो सीज किया गया। जांच में ये बात सामने आई कि ये गाड़ियां दुरुस्त परमिट के बगैर चल रही थी और मुकर्ररा वजन से ज्यादा बोझ उठा रही थी। एडीएम एफआर संतोष कुमार ने कहा कि गैरकानूनी कानकुनी और ओवरलोडिंग की वजह से हुकूमत को भारी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। 23 गाड़ियां कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर में एसएसबी के तरबियती मरकज पर 28वां तकसीम असनाद प्रोग्राम हुआ, जिसमें 343 तरबियत याफ्तगान ने 44 हफ्ते के सख्त ट्रेनिंग मुकम्मल की। इन जवानों ने आज मुल्क की खिदमत का हलफ लिया और अब ये जवान इंडो नेपाल और इंडो भूटान के सरहद की हिफाजत करेंगे। इस मौके पर एसएसबी के आईजीएम आर नायक ने बेहतरीन मुजाहरा करने वाले जवानों के इनामात से नवाजा। तकरीब में एसएसबी के जवानों ने जंगी फनून, पटेल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। आईजी नायक ने बताया कि इंडो नेपाल सरहद एक खुली सरहद है और यहाँ हिफाजती इंतजामात बरकरार रखने के लिए इंटेलिजेंस का बहुत अहम ताउन है। नहीं, इनका अभी अगला सप्ताह से इनका ड्यूटी लग जाएगा। अपना ये लोग का पोस्टिंग ऑर्डर सबका आ गया है और जो 343 जो 24 राज्यों से ये लोग आए हुए हैं, तो ये लोग का जो ट्रेनिंग लगभग 44 वीक्स का हुआ और ये सबको बधाई है और शुभकामना है। और बहुत अच्छे से आरटीसी गोरखपुर में ये लोग का प्रशिक्षण दिया गया। तो ट्रेनिंग जो है अपना इंडोर आउटडोर विषय जो भी है और खास करके बॉर्डर मैनेजमेंट का जो विषय है वो सब पे अपना इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। मथुरा के बलदेव थाना इलाके में जहां कोहरे की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर खतरनाक हादसा पेश आया। दोशंबे की देर रात घने कोहरे के दरमियान तेज रफ्तारी से चल रही कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 7 बसें और 2 कारें शामिल रहीं। टक्कर के बाद जबरदस्त आग लग गई। आग के शोले इतनी तेजी से उठे कि इसकी जद में आने से 13 लोगों की मौत हो गई। तीन छोटे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, फिर उनमें आग लग गई थी। इसमें मौके से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया था, कुछ डेड बॉडीज मॉर्चरी के लिए भेजी गई थी और क्योंकि आग लगने के कारण वहाँ से जो भी मलबा मिला था या और जो रिमेन्स मिले थे उन सबको यहाँ मॉर्चरी भेजा गया था। अभी डॉक्टर्स की टीम द्वारा जो प्रारंभिक उसका परीक्षण किया गया है, तो अभी 13 लोगों की मृत्यु होना प्रकाश में आया है। हम लोग जो चार्ड बॉडीज हैं उनका डीएनए प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि उनके सगी संबंधी जब भी आके अपनी जानकारी देते हैं तो उसका मिलान कराया जा सके। कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो आइडेंटिफाइबल हैं, 3 अभी आइडेंटिफाई हो गई हैं। उनके परिजनों से संपर्क स्थापित कर उनके दाह संस्कार इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना सवेरे हुई है यमुना एक्सप्रेस वे पे, उसमें जो अभी पूरा मेडिकल परीक्षण प्रारंभिक किया गया है सीएमओ के द्वारा, उसमें 13 लोगों की असामयिक मृत्यु की जानकारी हुई है और बाकी जो घायल हैं उनका प्रॉपर इलाज किया जा रहा है और 2 लोगों को रिफर किया गया है आगरा मेडिकल कॉलेज, वो भी खतरे से बाहर हैं। बट कुछ जैसे सौसैया हॉस्पिटल में भी हमने अलग से भी डॉक्टर्स बुलवाए, कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स भी। खबर में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, शब खैर। यात्रा में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार 1997 में इटावा से अलग होकर बना जिला औरैया विकास की नई मिसाल बन रहा है। यूपी की